गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। रुद्रांश मिश्रा संध्या, इनका हमारे पास सबसे पहले मैसेज आया है। अश्वनी, सत्यम, ऋचा, सूरज कुमार पटेल, करुणा, ओमवीर, अंजलि, रोशन, चंदन, ऋषभ पांडे, जगन सिंह, सबको नमस्कार करते हुए आज की हम क्लास करेंगे शुरू। नमस्कार, प्रणाम सभी को। एक बार आप बताएंगे कि ऑडियो वीडियो कैसी है, क्लास शुरू की जाए। जगन, दीप्तेश, पुनीत, हिमांशु, सिमरन, आशीष, नंदिनी, अक्षय, कनक, विजय, विकास, पुनीत, संध्या, मधु, शिवानी, सोनू, गिरधर, सदाफ, आजमी, प्रियंका, अनिरुद्ध, विपिन, हिमांशु, प्रियांशी, कृति, नैना, रवि, रंजन, सुमित, साहिल, कनक, पटेल, अनुराग, मुस्कान, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। काफी सारे नाम हमने एक स्पीड से पढ़ दिए हैं। थोड़े वीडियो ओके है। पूर्वी गुप्ता कह रही हैं। हिमांशु जी कह रहे हैं गुड इवनिंग डियर सर। काजी जी कुछ करके नाम था एक बच्चे का। निखिल, सौरभ, सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अच्छा, कल की क्लास में मैंने आपको जाते समय दो बातें बताई थी। एक तो ये कि जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में ना आ जाए, जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में ना बदल जाए, तब तक टेम्परेचर रहता है 0। यानी जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं बदलेगा, तापमान 0 रहेगा। और बर्फ को पानी में जो हीट बदलती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा। एक मैंने आपको बताया था कि जब तक सारा का सारा उबलता हुआ पानी भाप में ना बदल जाए, टेम्परेचर रहता है 100। उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहां से हमने एक बात देखी थी कि जब तक सारा बर्फ पानी में नहीं बदलेगा, तापमान कांस्टेंट है। उबलता पानी भाप में नहीं बदलेगा, तापमान कितना है, कांस्टेंट 100 है। यानी स्टेट अवस्था बदलते समय, जब बर्फ का पानी बन रहा हो या पानी की भाप बन रही हो, तो स्टेट बदलते समय तापमान नहीं बदलता है। ये लाइन मैंने क्लास में आपको लिखवाई थी। एक क्वेश्चन मैंने आपको और पढ़ाया था कि हीट देने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने आपको दो बातें बताई थी कि हीट देने से टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। और जब टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तब क्या होता है, तब स्टेट अवस्था बदलती है। तो हीट के दो काम हैं, या तो टेम्परेचर को बढ़ा देना, हीट का एक काम, या हीट का दूसरा काम क्या, स्टेट अवस्था को परिवर्तित करना। यहां तक की बातें हमने की थी क्लास के अंदर। वो हीट जो टेम्परेचर को बढ़ा देती है, ठीक है, और जो हीट टेम्परेचर को तापमान, भाई जो बच्चा फालतू कमेंटबाजी करेगा ना, मैं उसे क्लास से परमानेंटली ब्लॉक कराऊंगा। ध्यान से समझना, एक फालतू कमेंट के लिए बार बार एक ही चीज मत लिखना। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा केवल उसका आंसर लिखना है। फालतू एक बच्चा कमेंट ना करे क्लास में, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। बार बार नहीं बताई जाएगी एक ही बात। तुम इतने मूर्ख हो, रोज इतनी क्लासेस होगी, रोज एक ही बात बताई जा रही है, सुन लो, ये कर लो, वो कर लो। कुछ नहीं सुन रहा मैं, जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनो ध्यान से। जब क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, अब तो मैंने कहा कि जब स्टेट बदलती है, अवस्था बदलती है, जैसे बर्फ से पानी बन जाना या पानी से भाप बन जाना, तो स्टेट बदलते समय, अवस्था परिवर्तन होते समय, बर्फ से पानी बनते समय या पानी से भाप बनते समय टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। और ये दो चार बातें हमने क्लास में पढ़ी। तो वो हीट जो अवस्था परिवर्तित करे वो लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा है। और एक मैंने बताया था बिल्कुल लास्ट में कल जाते समय कि वो हीट जो जिसके देने से टेम्परेचर बढ़े, जैसे कि तापमान 20 से 50 हो जाए, 60-70 हो जाए, उसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट, संवेदनीय ऊष्मा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब आज की क्लास समझो कि हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां ध्यान सुनना। एक चीज यहां पर हम लिखेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हिंदी में लिखेंगे वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। एक मैंने अजीब सा नाम लिखा आपके सामने, ये हमें क्या बता रहा है, इसे ध्यान समझना। मैंने लिखा कि वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। बेटा, वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या होती है? आप कहेंगे सर गुप्त ऊष्मा वो होती है जो अवस्था बदल दे, स्टेट बदल दे। और वाष्पीकरण का मतलब यह है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का मतलब है जो कि उबलते पानी को वाष्प में बदल दे, उबलते पानी को भाप में बदल दे। अभी मैंने क्यों लिखवाया, इसे बड़े ध्यान समझना। बेटा, जो वाष्पीकरण की जो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा है ना, इसे हम लिखते हैं LHV से, और इसकी वैल्यू होती है 540
कैलोरी पर ग्राम। देखो इसका मतलब समझना बड़े ध्यान से। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर मुझे 1 ग्राम उबलते पानी को भाप में बदलना है, तो एक मेरे पास मान लो कि उबलता पानी था, इस उबलते पानी को मैं कितनी हीट दूं कि भाप में बदल जाए। तो याद रखना 1 ग्राम उबलते हुए पानी को अगर आपको वाष्प में बदलना है तो आपको 540 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, आप याद रखेंगे 540। पर वो पेपर में 1 ग्राम न पूछ के 10 ग्राम पूछ ले, तो आपको 1 ग्राम का तो पता ही है कि 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी चाहिए। तो 10 ग्राम के बारे में पूछेगा तो 540 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना। 6 ग्राम के बारे में पूछेगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यानी कि मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, उससे आप इस गेम को समझोगे, वरना कंफ्यूजन रहेगा। यहां पे एक लाइन लिखेंगे, 1 ग्राम बॉइलिंग वाटर को 1 ग्राम बॉइलिंग वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए। बेटा डेफिनेशन याद कर लेना कि 1 ग्राम उबलते पानी को वाष्प में बदलने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए। अगर आपने याद कर लिया, ठीक है, तो हमारी बात बन जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि 1 ग्राम उबलते पानी को अगर वाष्प में बदलना है तो कितनी हीट चाहिए? 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए चाहिए 540 कैलोरी हीट। बस। अब मैं जितने भी ग्राम का पूछूंगा उतने ग्राम का आप बता सकते हैं। तो अगर पेपर में कोई आपसे कहे कि भाई साहब ये बताओ कि 50 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिएगी, ये बताओ। 1 ग्राम का मैंने बता दिया कि 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए, तो 50 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी? कर दोगे ना बड़े आराम से, बिल्कुल शॉर्टकट में से करना है। 1 ग्राम पानी का भाप बनाना है तो 540 कैलोरी चाहिए। पेपर में कहा कि 50 ग्राम के लिए बताओ, तो 540 में 50 की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। तो 5 चौक 20, हासिल को 2, 5 बजे 25, 2 27, 2 जीरो होगी, यानी कि 27,000 कैलोरी। तो जिन बच्चों का आंसर 27,000 कैलोरी आया होगा उनका बिल्कुल ठीक आंसर है। जैसे कि हमारे पास में रुद्रांश मिश्रा का संध्या ने 2700 लिखा, पुनीत ने 2700 गलत हो गया, सौरभ 27 बता रहे गलत, भूमि गुप्ता 2750 गलत, सौरभ कुमार मीणा का सही है, प्राची सिंह का ठीक है। एक आध तो 1.8 ही लिख रहा है। भाई ये बताओ तुम्हें मल्टीप्लाई करनी नहीं आती? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 ग्राम पानी का भाप बनाना है तो 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए 1 ग्राम को भाप में बदलने के लिए, तो 50 ग्राम के लिए कितना चाहिए? यानी 540 में 50 की मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे आप। कितनी बेइज्जती की बात है ये। अरे इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, 27,000 कैलोरी आएगा। अच्छा 1000 को हम किलो भी लिखते हैं तो कई बार वो ऐसे लिख सकता है 27 किलो कैलोरी। 27 किलो कैलोरी, किलो का मतलब होता है 1000, तो किलो कैलोरी भी लिखा मिल सकता है। दूसरी चीज, ये तो हो गया एग्जांपल नंबर 1। एक दूसरा बताना, 20 ग्राम बॉइलिंग वाटर को, पूरा क्वेश्चन सुनना भी कभी आंसर देना शुरू कर दो, थोड़ा चेंज करूंगा इसमें मैं। 20 ग्राम बॉइलिंग वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितने जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी? भाई आपको बताना है कि 20 ग्राम बॉइलिंग वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है, वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए कितने जूल हीट चाहिए, ये आपको बताना है। तो मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में कि 20 ग्राम उबलते पानी की भाप बनानी है, तो 20 ग्राम उबलते पानी की भाप बनाने के लिए कितने जूल हीट चाहिएगी आपको बताना। आंसर देना आपको जूल में। आप कहेंगे सर उबलते पानी का भाप बनाने के लिए आपने हमें बताया था कि 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए, लेकिन वो पेपर में पूछ रहा है 20 ग्राम,
तो 20 ग्राम का मतलब हो गया कि 540 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि हमारा आंसर आएगा कैलोरी में। भाई हमने डेफिनेशन क्या याद की है कि 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरी चाहिए, तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 540 से 20 की मल्टीप्लाई कर दो। अभी मेरे पास में कितना हो गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 जीरो आ गई, 10,800 कैलोरी। अब मुझे आंसर चाहिए जूल में, तो बेटा जूल में बदलना बड़ा आसान है। आपको पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। तो 1000 कैलोरी है, अगर वो जूल में पूछेगा तो हम लिखेंगे 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर जूल में आ जाएगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो यहां पे आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझना कि आप बाय डेफिनेशन हमेशा करना कि भाई मैं तो आंसर कैलोरी में लेके आऊंगा। 1 कैलोरी के लिए 540 कैलोरी है, 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरी है। जितने भी ग्राम वो कहेगा आप पहले कैलोरी में आंसर लिया ना। अब ऑप्शन देखना, अगर कैलोरी में ही ऑप्शन है तो वहीं पर रुक जाना, जूल में है तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जाके चेंज करना, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में जाके। ठीक है, तो ये छोटी सी बात एक मुझे आपको बतानी थी। ऐसे एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊंगा। तो इस बात को मैं फॉर्मूले वगैरह से नहीं बता रहा हूं। गुरुजी आप केमिस्ट्री भी टीच करते हो क्या? नहीं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूं, मैं केवल फिजिक्स पढ़ाता हूं। फिर मैंने मास्टर डिग्री की है फिजिक्स में, तो फिजिक्स पढ़ाते हुए अच्छा लगूंगा मैं। तो अगर किसी को टीचिंग स्टाइल आ जाए ना, वो सब्जेक्ट कोई सा भी पढ़ा सकता है। अगर मैं चाहूं तो मैं कल से पॉलिटी भी पढ़ा सकता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और हो सकता है कि फिजिक्स का टीचर, साइंस का टीचर और बढ़िया हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा दे। लेकिन वो केवल उतनी ही पॉलिटी, हिस्ट्री या केमिस्ट्री पढ़ा पाएगा जितनी उसने केवल पढ़ी है, वो लेक्चर तैयार करने के लिए। अगर ऑप्शन कैसे घुमा सकता है एग्जामिनर, कोई बच्चा डीप से में क्वेश्चन पूछ लेगा तो वो नहीं बता पाएगा। तो पढ़ के बता देना, बाकी सब्जेक्ट अलग चीज होती है। जो हमारा खुद का सब्जेक्ट होता है उसमें एक हमें कॉन्फिडेंस भी होता है, हमें भी पता होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, बच्चे को कहां दिक्कत आएगी, है ना। ये समस्या होती है। चलो यहां जाओ, दूसरा एक चीज और देखना, एक लिखेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। हिंदी में लिखेंगे बर्फ के संलयन की, बर्फ के संलयन की, संलयन या गलन, फ्यूजन या मेल्टिंग, कोई भी एक शब्द लिख सकता हो। बर्फ के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, इसे हम लिखते हैं LHF से। देखो ये बेटा क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि गुप्त ऊष्मा यानी कि जो अवस्था बदल दे। संलयन या गलन का मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अगर 1 ग्राम बर्फ को गलाना है तो कितनी हीट चाहिए होगी। जैसे 1 ग्राम पानी की भाप बनानी थी, तो मैंने आज आपको बताया कि 1 ग्राम उबलते पानी की भाप बनाने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि बर्फ के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मतलब यह है कि अगर मेरे पास में, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में 1 ग्राम बर्फ है और उस 1 ग्राम बर्फ को गलाना है, तो 1 ग्राम बर्फ को गलाने के लिए कितनी हीट चाहिए मुझे, 80 कैलोरी। जैसे मैंने यहां पर लिखा था कि यहां पे लिखा था, हमने क्या लिखा था कि 1 ग्राम उबलते पानी को वेपर बदलने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए। तो 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए चाहिए 540 कैलोरी हीट। ऐसे 1 ग्राम बर्फ को गलाने के लिए चाहिए होती है 80 कैलोरी। तो यहां पर लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए। आप जो ना, जो मैंने ऊपर कहानी लिखवाई, इस कहानी को आप फिलहाल भूल जाओ। अब इस पॉइंट को याद रखो कि अगर मुझे 1 ग्राम बर्फ को पिघालना है, 1 ग्राम बर्फ को पिघालना है, तो मैंने कहा कि आपसे कि 1 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए में 80 कैलोरी हीट चाहिए होती है। जैसे 1 ग्राम पानी की भाप बनाने के लिए 540 कैलोरी चाहिए, ऐसे 1 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए कितनी चाहिए होती है, 80 कैलोरी। अब पेपर में वो कह दे कि 1 ग्राम बर्फ पिघालना है तो 80 कैलोरी चाहिए, तो 10 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होंगी, 800 कैलोरी। ठीक है, हालांकि मैं जो अभी आपको बता रहा हूं, ये इसमें आपको
जो एसएससी का प्योर पेपर होता है ना, जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, इनमें क्वेश्चन मिलने की कम संभावना है। जो अभी शुरू के 10 मिनट अभी टॉपिक चलेगा, जो शुरू से चल रहा है, ये रेलवे के पेपर में, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर जो एसएससी का पेपर होता है उसमें, या जैसे और बिहार के जो पेपर होते हैं उनमें थोड़ा साइंस ज्यादा पूछता है, उनमें मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन जब एक बार हम तैयारी करते हैं ना, तो हम एक पेपर के लिए नहीं करते, बहुत सारे पेपर के लिए करते हैं। इसलिए कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि केवल मैं प्योर एसएससी टाइप की चीजें नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं, ताकि वो आपके बाकी एग्जाम में भी काम आ जाए। रेलवे के लिए तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ही है, तो थोड़ा सा आपको हल्का सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि कई बार हम थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा बता रहे होंगे तो समझ जाना कि अगर आप 4, 5, 6 पेपर भरेंगे, अलग अलग टाइप के फॉर्म भरेंगे, तो सब में काम आएगा। तो देखो, इसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको याद करना भी नहीं है। मैंने क्या बोला कि 1 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए, बस इतना ही तो बताया। तो अगर मैं आपसे कहूं, ये बताओ, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि 40 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए कितनी हीट चाहिए? 40 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए? ये बहुत जल्दी बता दोगे आप। तो 40 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए कितनी हीट चाहिएगी आपको? सर हम अपना लॉजिक याद रखेंगे कि 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए पिघालने के लिए बर्फ को, तो 40 ग्राम के लिए 80 में 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 चौक 32, 2 जीरो और आ गई, यानी कि 3200 कैलोरी। तो सबका आंसर आ गया होगा मेरे से पहले ही, बहुत सारे बच्चों ने लिख भी दिया 3200। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है? 80 कैलोरी की हीट। ठीक है, यानी बर्फ को पिघालना आसान है। देखो, 1 ग्राम बर्फ पिघालना है तो 80 कैलोरी हीट चाहिए, लेकिन 1 ग्राम उबलते पानी को भाप में बदलना है, तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए होती है, 540 कैलोरी। अब जितनी बातें मैंने आपको बताई, मान लो कि आज की क्लास हमारी अब स्टार्ट होती 8:03 पे, तो मैं आपसे कहता है कि बस जितना मैंने आपको पिछले 15 मिनट में पढ़ाया, वही बात हम 1 मिनट में भी पढ़ सकते हैं। कि भाई ये काम करो, अपनी कॉपी में साइड में लिख लो, अगर 1 ग्राम बर्फ पिघालना है तो 80 कैलोरी हीट चाहिए, और 1 ग्राम उबलते पानी की भाप बनानी है तो 540 कैलोरी चाहिए। बस 2 पॉइंट याद रखने हैं, बर्फ पिघालने के लिए 80 कैलोरी 1 ग्राम के लिए, पानी की भाप बनाने के लिए 540 कैलोरी। जितने भी ग्राम का पूछेगा उसकी मल्टीप्लाई कर देना। अरे सब बच्चों को बात याद रहेगी क्या नहीं रहेगी कि 1 ग्राम बर्फ पिघालना है तो कितनी उसमें चाहिए? 80 कैलोरी, और कुछ याद नहीं करना। 1 ग्राम उबलते पानी की भाप बनाना है तो 540 कैलोरी हीट चाहिए। बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब जितने ग्राम पूछेगा उतने की मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहां पे पूछेगा 20 ग्राम बर्फ पिघालना है तो 80 में 20 की मल्टीप्लाई, 70 ग्राम बर्फ पिघालना है तो 70 की मल्टीप्लाई, 100 ग्राम पानी की भाप बनानी है तो 540 में 100 की मल्टीप्लाई। हाँ, एयरफोर्स वाले बच्चे कर लेना, खासतौर से एक्स ग्रुप वाले। ठीक है, अरे आगे बात समझ में कि नहीं आई है? चलो, अब मैं जो यहां पे बताऊंगा अब वो सबको ध्यान रखना है। एसएससी में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? देखो, एसएससी के अगर आप सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस की बात करो, इनमें 25 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, हर सब्जेक्ट के 2-2 क्वेश्चन ही आएंगे। मैं वो भी मेंस की बात कर रहा हूं, सीजीएल मेंस में अगर हम बात करें 2-2 क्वेश्चन बस। एसएससी वगैरह में बहुत ज्यादा पढ़ना भी नुकसानदायक है और बहुत कम पढ़ना भी नुकसानदायक है। अब दिक्कत यह है कि हर सब्जेक्ट के ही 2-2 क्वेश्चन आएंगे, और वो किस टॉपिक से आएंगे ये नहीं पता, तो टॉपिक सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, मजबूरी है हमारी। हाँ, जैसे हम रेलवे के एग्जाम देते हैं, वहां ज्यादा पढ़ने का नुकसान नहीं होता, ना ही दुख होता है। क्यों? क्योंकि वहां क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। मान लो कि आप पेपर दे रहे असिस्टेंट लोको पायलट का, वहां 25-30 नंबर की साइंस आती है। आप पेपर दे रहे टेक्नीशियन का, 40 नंबर की साइंस आती है। आप पेपर दे रहे रेलवे ग्रुप डी का, 25 नंबर की साइंस आती है। बिहार में भी अच्छी खासी साइंस पूछता है, लेकिन एसएससी में थोड़ा सा पंगा रहता है। लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि बच्चा फॉर्म सीएचएसएल का भर रहा है तो रेलवे के एनटीपीसी का भी भरेगा, वो अपने स्टेट के पीसीएस का भी भरेगा, और सॉरी अपने स्टेट के एसएससी का भी भरेगा, तो वो कई जगह फॉर्म भरेगा। इसलिए हम ऐसे पढ़ाते हैं कि वो एक बार पढ़े और हर जगह अप्लाई कर सके। ठीक है, दूसरा, जैसे और पेपर, जैसे अगर आप एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो एफ कैट में बहुत ज्यादा साइंस नहीं पूछता,
ना वाई ग्रुप में बहुत ज्यादा पूछता है, लेकिन एक्स ग्रुप में पूछता है बहुत ज्यादा, उसका लेवल ही बहुत हाई रहता है। तो अगर एफ कैट वगैरह वाले भी हैं, जितना हम पढ़ा रहे हैं वो सब इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि वाटर को लीटर में क्यों, अरे वो वॉल्यूम होता है, लीटर में वॉल्यूम नापते हैं, ग्राम में नापा जाता मास, द्रव्यमान। अब यहां आ जाओ। अच्छा, सीडीएस के लिए भी इनफ है, सीडीएस वालों को डीप में पढ़ना है, सीडीएस में 30 क्वेश्चन आते हैं भाई साइंस के। यहां जाओ। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, अब सब बच्चे ध्यान समझना, अब ये कांस्टेबल से लेके सीडीएस तक हर पेपर के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला अगर आप चाहो तो भूल भी सकते हो, पर मैंने कहा कि एक ही तो लाइन याद रखनी है, तो ऐसा नहीं कि अब इसे याद ही कर लो, 80 कैलोरी चाहिए, 540 चाहिए, ये पिघालने के लिए, ये भाप बनाने के लिए, तो कोई इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और थोड़ी सी रह गई, उसके बाद आएंगे हम इस वाले पार्ट पे। देखो एक चीज और क्या रह गई, एक चीज लिखेंगे मैडम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। बेसिक चीजों पर मैं अभी आने वाला हूं, पहले एक बार ये थोड़ा सा इसका भी एक बारे में एक लाइन याद कर लेना, फिर आ जाएंगे हम, ठीक है। अब यहां पर ध्यान सुनेंगे। भाई तुम कौन से बैच के बच्चे हो, कोई कह रहा नेवी, कोई सीयूटी, तुम सबकी तैयारी कर रहे हो क्या? एनडी का बैच है ये, कोई एनडी लिख दे रहा है, कोई नेवी लिख दे रहा है, कोई लिख रहा है सीयूटी पीजी का, कोई कुछ लिख दे रहा है, टीजीटी भी हो जाएगा क्या? 25-25 पेपर की एक साथ तैयारी कर रहे हैं क्या आप? सबका हो जाएगा, ठीक है, आप पढ़ाई करो। अब देखो, अगर आपको याद हो, हमने एक बात की थी क्लास में, मैं थोड़ा सा ना कमेंट थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, 15-20 मिनट लगातार पढ़ लेते हैं पहले, फिर कमेंट मैं अपना आप ओपन कर दूंगा। मैंने आपसे बात बोली थी कि स्टेट बदलनी है, अवस्था बदलनी है, बर्फ का पानी, पानी की भाप, तो हमें लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा चाहिए। और हमने ये भी पढ़ लिया कि बर्फ पिघालने के लिए कितनी हीट चाहिए, 80 कैलोरी 1 ग्राम के लिए, पानी की भाप बनाने के लिए 540 कैलोरी चाहिए 1 ग्राम के लिए। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी, अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना हो, उसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट, संवेदनीय ऊष्मा। लेकिन बेटा अगर मुझे टेम्परेचर में चेंज करना है केवल एक ही यूनिट का, यानी कि 1 ही डिग्री सेल्सियस का, और टेम्परेचर में जो चेंज करना है वो 1 ही यूनिट का, यानी कि 1 ही ग्राम का करना है, मतलब कि मुझे तापमान बढ़ाना तो है पर 20-30 डिग्री नहीं, 1 ही डिग्री, और तापमान बढ़ाना भी कितने मटेरियल का है, मात्र 1 ही ग्राम का। तो 1 यूनिट का टेम्परेचर, 1 यूनिट ही बढ़ाने के लिए जो हीट होती है ना, उस हम सेंसिबल हीट ना कह के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह देते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता भी वही हीट है जो टेम्परेचर बढ़ाती है, लेकिन ये टेम्परेचर कितने यूनिट का बढ़ाती है, 1 यूनिट का, यानी कि 1 ग्राम का, और बढ़ाती कितना है, 1 यूनिट। अब आप कहेंगे सर ऐसा समझ में नहीं आया, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, आप गेम समझ जाओगे क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। बेटा देखो, अगर मैं वाटर की स्पेसिफिक हीट की बात करूं, स्पेसिफिक हीट को लिखते हैं हम सी से, और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, ये होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब यहां से आप हल्का समझना शुरू करोगे, अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया होगा आपको। यहां पर यहां देखना, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, जल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास में 1 ग्राम पानी हो और उस 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, मान लो मेरे पास 1 ग्राम पानी है, कुछ 1 चम्मच के जितना, और उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है, 13.5 से मान लो 14.5 करना है, तो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, 1 कैलोरी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुझे बताती है कि 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, 1 कैलोरी। मान लो कि अगर मैं यहां पर लिख देता 6, तो फिर इसका मतलब ये होता कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 6 कैलोरी हीट चाहिए। मान लो मैं लिख देता 3.5, तो इसका मतलब होता कि 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 3.5 कैलोरी हीट चाहिए। मान लो मैं लिख देता कि किसी मेटल की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, तो मैं लिख देता मान लो किसी मेटल की जो है 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब होता है कि उस मेटल, उस धातु के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 0.4 कैलोरी हीट चाहिए।
तो विशिष्ट उष्मा क्षमता मुझे ये बताती है कि 1 ग्राम मटेरियल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो पानी का 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट चाहिए। अभी मैंने क्यों लिखवाया, हो सकता है कि 1% केस में आपसे वो ये वैल्यू भी पूछ ले कि जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता कितनी होती है। तो आप कहेंगे जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस वैल्यू में नहीं है। एक तो ये समझाने में है कि अगर 1 ग्राम पानी है और उसका तापमान 1 ही डिग्री बढ़ाना है तो 1 कैलोरी हीट चाहिए। अब आते मैंने लिखवाया क्यों। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता है ये 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, बताओ ये बहुत ही लो है कि बहुत ही हाई है, तो आप क्या बताओगे। जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता बहुत ही लो है कि बहुत ही हाई है, क्या लगता है आपको, बहुत ही निम्न है कि बहुत ही उच्च है। लेबोरेटरी वाले का भाई पूरा नहीं हो पाएगा, मैंने शुरू में बताया था, लैब असिस्टेंट का पूरा कवर नहीं हो पाएगा। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि जल की जो विशिष्ट उष्मा क्षमता है 1 CL का मतलब है कैलोरी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये बेटा बहुत ही लो है, बहुत ही लो या बहुत ही हाई। तो मैंने लो कह दिया तो लो लिखने लगे, अरे बहुत हाई है ये। जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता बहुत हाई, सबसे हाई इसी की है। भाई पानी को गर्म करना आसान नहीं है, देख रहे हो, मात्र 1 ग्राम पानी कुछ 1 चम्मच के जितना, और उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाना है, बस 1 डिग्री, तो 1 चम्मच पानी का तापमान अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो 1 कैलोरी हीट देनी पड़ रही है। गलती से पानी अगर 100 ग्राम हुआ तो 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी, और तापमान भी 1 डिग्री ना बढ़ा के 90 डिग्री बढ़ाना पड़ा, 90 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी। जल की विशिष्ट उष्मा क्षमता बहुत हाई है, पानी को गर्म करना आसान नहीं है। और आपको एक चीज पता है, कोई चीज जितना जल्दी जितना देर में गर्म होगी ठंडी भी उतना देर में पड़ती है। पानी की विशिष्ट उष्मा क्षमता बहुत हाई है, पानी बहुत देर में गर्म होता है तो ठंडा भी देर में होगा। रेत जो होता है ना, रेत, उसकी विशिष्ट उष्मा क्षमता होती है लो, यानी कि रेत जल्दी गर्म होगा, ठंडा भी क्या पड़ जाएगा, जल्दी। इसका मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आप समझ जाओगे। आप कभी समुद्र के आसपास वाले क्षेत्र में जाना, मुंबई जाना घूमने या चेन्नई जाना, तो जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र हैं आप देखना, वहां पर दिन में और रात में लगभग एक जैसा टेम्परेचर होता है। दिन में अगर टेम्परेचर 26-27 डिग्री है तो रात को हो गया मान लो कि 23-24-22। लेकिन जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं, दिन में तापमान 48, शाम को रात में 3-4 बजे तापमान हो जाता है 15-16 डिग्री। तो जो रेत वाले एरिया हैं उनमें तापमान दिन में बहुत ज्यादा होता है, रात में बहुत कम होता है। लेकिन समुद्री क्षेत्र में लगभग एक जैसा क्यों होता है, क्योंकि समुद्री जो क्षेत्र पानी है तो पानी देर में गर्म होता है, ठंडा भी देर में ही होगा। तो दिन में बहुत देर में पानी गर्म होता है, रात में ठंडा भी देर से होगा। लेकिन रेत जल्दी गर्म होता है, ठंडा भी जल्दी पड़ जाता है। तो जो चीज जल्दी गर्म होगी ठंडी भी जल्दी पड़ेगी, जो देर में गर्म होगी ठंडी भी देर में पड़ेगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि समुद्री एरिया में दिन रात के तापमान में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रेगिस्तान में पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि रेत जल्दी गर्म होती है, ठंडी जल्दी पड़ेगी, पानी देर में गर्म, ठंडा भी देर से पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरे ना गर्दन में दर्द है, यहां अकड़ाहट सी हो रही है, तो डॉक्टर कहेगा भाई साहब आप गर्म पानी से सिकाई करो। और रबड़ के बैग आते हैं ना, उनके अंदर गर्म पानी भर लो, वाटर बैग बोलते हैं उन्हें, उनसे सिकाई करो। तो डॉक्टर पानी से सिकाई करने के लिए क्यों कहता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि भैया पानी देर में गर्म होगा तो ठंडा भी देर में होगा, तो बंदे ने एक बार पानी गर्म कर लिया बहुत देर तक सिकाई कर सकता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ रखा है ये कि जो तप्त जल के थैले होते हैं, हॉट वाटर बैग होते हैं जो रबड़ के, उनमें पानी का ही यूज क्यों करते हैं। एक ऑप्शन लिख दिया पानी इजीली अवेलेबल है, पानी सस्ता है, पानी फ्री मिल जाता है। एक में लिखा पानी की विशिष्ट उष्मा क्षमता बहुत हाई है, तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, यानी कि पानी बहुत देर में गर्म होगा, ठंडा भी देर में पड़ेगा, इसलिए यूज कर रहे हैं। तो मैं लाइन लिखवा रहा हूं, उसे लिखना ध्यान से। वाटर इज यूज्ड इन हॉट water bags. Water is used in hot water bags because a specific heat capacity because a specific heat capacity of water
इज वेरी हाई। हिंदी में लिखेंगे, तप्त जल के थैलों में, तप्त जल के थैलों में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता बहुत उच्च होती है। देखो, अगर ये बैच केवल होता CHSL MTS टाइप के पेपर का, तो अगर ये बहुत ही CHSL MTS टाइप का पेपर का मैं पढ़ा रहा होता बैच में, तो हो सकता है कि जितना मैंने आपको अभी 7:45 से पढ़ाया, इतना मैं स्किप भी कर देता। हाँ, ये वाली लाइन भले ही बता देता मैं एक बार को, इससे पहले वाली हम छोड़ भी सकते थे, लेकिन आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने क्या क्या बताया, दोबारा सुनेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई आपसे कहे कि हम हॉट वाटर बैग में जो रबड़ के थैले होते हैं जिसके अंदर पानी भरते हैं, या गांव में तो लोग प्लास्टिक की बोतल के अंदर ही पानी भर के सिकाई कर लेते हैं, तो अगर कोई आपसे कहे कि बोतल में या बैग में पानी का ही यूज क्यों करते हैं, हम बोलेंगे क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है। इसका मतलब यह है कि पानी देर में गर्म होगा, अगर देर में गर्म होगा तो ठंडा भी देर से पड़ेगा, तो देर तक आप सिकाई कर सकते हैं, ये बात याद रखनी है। दूसरा मैंने क्या बताया कि 1 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए, और एक मैंने बताया कि 1 ग्राम उबलते पानी को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए। ये 3 बातें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद हो जाएंगी, वो टफ नहीं है। ठीक है, बताओ। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि बर्फ पिघालने के लिए कितनी हीट चाहिए, पानी की भाप बनाने के लिए कितनी हीट चाहिए, वाटर का यूज क्यों किया हमने हॉट वाटर बैग में, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई है, देर से गर्म होगा ठंडा भी देर से होगा, है ना। और भी चीजें ऐसी हो सकती है जो देर से गर्म हो देर से ठंडी हो, तो बाकी पानी के साथ और खूबसूरती तो है ही वो कि सस्ता है या फ्री है, लेकिन बेस्ट खूबसूरती क्या है जिसके लिए हमने ऐसा यूज किया, वो है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ही हाई। जैसे क्वेश्चन पेपर में देखो ये आया था, ये करना है, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा, इसका हम यूज कूलेंट के रूप में भी करते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, जैसे आजकल तो गाड़ियों में जो है ना वो कूलेंट आते हैं अलग से, तो पहले क्या होता था कि गाड़ियों में ना बार बार पानी भरते थे, जब गाड़ी गर्म हो जाती थी तो पानी इसलिए भरते थे क्योंकि पानी एक बहुत अच्छा कूलेंट की तरह काम करता है। पानी क्या है कि भाई अगर देर से गर्म हो रहा है, ठंडा भी देर से होता है, तो देर से गर्म होने का मतलब अगर कहीं पे बहुत सारी गर्मी है तो अगर आप पानी डालोगे तो बहुत सारी गर्मी को सोख लेगा वो, तो कूलेंट के लिए पानी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि पानी को गर्म होने के लिए बहुत हीट चाहिए, देर से गर्म होता है तो बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा वो गर्म होने के लिए। इसने क्या लिखा है यहाँ पे, वाटर इज यूज इन हॉट वाटर बैग्स बिकॉज, जल तप्त जल की थैलियों में उपयोग किया जाता है। एक लिखा आसानी से मिल जाता है, ये बात ठीक है, वैसे आसानी से मिल जाता है, सस्ता भी है, स्पेसिफिक हीट इसकी हाई है, और पानी जो है गर्म करना आसान है। ये बिल्कुल गलत हो गया, पानी गर्म करना आसान तो नहीं है। अब ये तीनों तो सही है कि पानी इजीली मिलता है, सस्ता ही है, लेकिन बेस्ट वजह क्या है इसकी, वो है इसका सी ऑप्शन कि इसकी विशिष्ट उष्मा क्षमता जो है वो उच्च है, तो इसलिए देर से गर्म होगा तो ठंडा भी देर से ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी जल्दी और करेंगे हम, 1-2 क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन ये है, जो मैंने पढ़ा दिया तो इसलिए बता दे रहा हूं मैं। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, बर्फ के संलयन की विशिष्ट गुप्त उष्मा, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या लिखवाई थी, 80 कैलोरी पर ग्राम। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या लिखवाई थी, 540 कैलोरी पर ग्राम। और इनका मतलब क्या था कि 1 ग्राम पानी की भाप बनाने के लिए इतनी हीट चाहिए, और इसका मतलब था कि 1 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए इतनी हीट चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब था ये। अब आ जाओ वापस से, अब जो मैं आपसे बताऊंगा यहां पे सब बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। अब इससे पहले वाला अगर भूल भी जाओगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, और जो मुझे आपको याद करवाना है वो अगर आप भूलना भी चाहोगे तो आप भूल नहीं पाओगे।
कि वाटर का यूज क्यों किया, वाटर देर से गर्म तो ठंडा भी देर से, वो आपको वैसे भी याद रहेगा। अब जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान रखना। क्या देखो, ध्यान सुनना तभी। एक बच्चा कह रहा है कि सर आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम BOC ऑटोमोबाइल, आई वांट टू नो इफ आई एम एलिजिबल फॉर ऐसे सीजीएल एग्जाम। देखो, सीजीएल एग्जाम के लिए हमें ग्रेजुएशन चाहिए। वो आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में की उससे कोई मतलब नहीं है। आपने बीए किया कि बीएससी किया कि फलाना किया कि ढिकाना किया है, आपके पास ग्रेजुएशन अगर है तो आप सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मान लो कोई पेपर आपने फॉर्म भरा, उसके लिए 12th क्लास चाहिए, तो 12th किस बोर्ड से की उससे मतलब नहीं है। बस मतलब यह है कि जिस कॉलेज से आपने की है वो कॉलेज जो है फर्जी नहीं होना चाहिए। वो जो अपना यूजीसी के जो अंडर में आता है, यूनिवर्सिटी वैध होनी चाहिए और कॉलेज भी वैध होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि फर्जी किसी ने ऐसे खोल दिया हो। मान लो मैं अपने घर में 4 कमरे बना के वहां कॉलेज खोल के डिग्री बांटने लग जाऊं, वो नहीं, उसे मान्यता प्राप्त हो, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, देखो कुछ ऐसे होता है एग्जाम जहां पे स्पेसिफिकली वो कहेंगे कि भैया मुझे BSc चाहिए, मुझे BCom ही चाहिए या फलाना चाहिए। लेकिन अगर आपसे कहा कि ग्रेजुएशन चाहिए किसी पेपर में, तो ग्रेजुएशन किसी भी चीज में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, अब बेटा यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी वाष्पीकरण, एक लिखा मैंने वाष्पन। इनमें सब बच्चों को फर्क समझना है। अब होता क्या कि एग्जाम में वो आपसे, यहां देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारी क्लास में, ऐसे अभी भी होंगे जिन्हें लगता होगा बचपन से कि ये वाष्पीकरण और वाष्पन एक ही शब्द है। अच्छा, एक काम और करना, हिंदी वाले बच्चे इनके इंग्लिश नाम जरूर लिखना। तो हिंदी वाला बच्चा क्या करना, पहले इंग्लिश में देखना, अगर वहां पे लिखा है वेपोराइजेशन तो समझना कि वो वाष्पीकरण की बात कर रहा है, और जो लिखा है इवापोरेशन तो यानी कि वो वाष्पन की बात कर रहा है। कई बार वो पेपर में क्या करता है, इंग्लिश में तो लिखता है इवापोरेशन पर हिंदी में वाष्पीकरण कर देता है, इंग्लिश में तो लिखता है वेपोराइजेशन पर हिंदी में उसे वाष्पन कर देता है, तो बच्चा उल्टा आंसर देकर आ जाता है हिंदी वाला। तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे वाष्पीकरण जब मैं कह रहा हूं यानी कि मैं वेपोराइजेशन, उसे मैच कर लेना कि वेपोराइजेशन अगर इंग्लिश में वेपोराइजेशन है यानी कि वो हिंदी में वाष्पीकरण की बात कर रहा है, इंग्लिश में अगर इवोपरेशन है तो यानी कि वाष्पन की बात कर रहा है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि दोनों एक ही बात है। अगर ये दोनों एक ही बात होती तो फिर मैं दो अलग अलग नाम क्यों यूज करता। अच्छा, कुछ तो समानताएं भी होंगी, जो नाम मिलते जुलते से ना, बड़े ध्यान समझना। फिर मैं कई सारे क्वेश्चन आपके सामने करूंगा अभी बोर्ड से। तो पहला क्वेश्चन यहां पे देखो, ध्यान समझेंगे बेटा ना, फर्क क्या है। तो वेपोराइजेशन क्या है कि मान लो कि आपने कोई लिक्विड लिया, जैसे पानी ले लो, सबसे आसान एग्जांपल है। पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसने उबलना शुरू कर दिया। तो कल हमने आपको पढ़ाया था अगर पानी उबलते रहे और उसे आप हीट दो तो फिर उसके बाद उसका तापमान नहीं बढ़ता, फिर वो केवल भाप में बदलता है। तो बेटा उबलते समय जो पानी भाप में बदलता है, एट बॉइलिंग, यानी कि उबलते समय जो पानी भाप में बदलता है उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन। तो उबाल जब आ रहा है तो उबलते समय आपने हीट दी तो तेल भाप में बदल जा रहा है या पानी भाप में बदल जा रहा है, मरकरी बदल जा रहा है, पेट्रोल बदल जा रहा है। तो उबलते समय कोई भी तरल, कोई भी लिक्विड यानी जब भाप में बदलेगा उसे हम कहेंगे वेपोराइजेशन। यानी वेपोराइजेशन जो है फिक्स टेम्परेचर पे होता है उबलते समय। जैसे पानी 100 डिग्री पे उबलता है तो 100 डिग्री पे पानी का भाप बनना वेपोराइजेशन। एल्कोहल उबलता है 78 डिग्री पे, तो 78 डिग्री पे एल्कोहल उबल रहा है तो उबलते समय भाप में बदल रहा है, वेपोराइजेशन। मरकरी उबलता है 357 पर, 357 पे, उबलते समय भाप में बदल रहा है यानी कि वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन होता है एट ए फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स तापमान पे, एट ए फिक्स टेम्परेचर। और फिक्स टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में लिखेंगे, बट एक मिनट रुकना, एक मिनट आया मैं अभी।
तो देखो, उबलते समय जो पानी भाप में बदलता है उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। यानी कि हिंदी में लिखेंगे, उबलते समय तरल का वाष्प बनना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण कहलाता है। यानी कि वाष्पीकरण की जो घटना होती है एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है। तो उबलते समय एक फिक्स टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर, क्वथनांक पर उबलते समय पानी का भाप बदलना वाष्पीकरण। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमेशा पानी उबलते समय ही भाप में बदले। आप जैसे अभी गर्मी आ रही है, अगर आप थोड़े सेंसिबल होंगे तो आप अपनी छत पे पानी रखते होंगे पक्षियों के पीने के लिए ना, एक बर्तन में। मान लो एक भी पक्षी पानी पीने नहीं आया तो देखना 4-5 दिन में सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो बिना उबले भी जो पानी वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, धीरे धीरे भाप बन के उड़ता रहता है, उसे हम कहते हैं वाष्पन। तो वाष्पन होता है, ये घटना होती है हर टेम्परेचर पर, एट एवरी टेम्परेचर, प्रत्येक तापमान पर, बस उबलने को छोड़कर। तो बिना उबले, अगर पानी में खड्डा नहीं लगा तो बिना उबले भी जो पानी भाप बन के उड़ता रहता है उसे हम कहते हैं वाष्पन। यानी कि उबलते समय पानी भाप में बदल रहा है तो वेपोराइजेशन, लेकिन बिना उबले जो भाप में बदलता है उसे हम कहते हैं इवोपरेशन। ये घटना हर टेम्परेचर पे होती है, एट एनी टेम्परेचर एक्सेप्ट बॉइलिंग। तो इसमें लिखेंगे बिना उबले पानी का, बिना उबले पानी का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। बट बिना उबले पानी का वाष्प बदलना वाष्पन कहलाएगा, और उबलते समय वाष्प बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तो अगर कोई आपसे कहे कि बिना उबाल आए जो छत पे पानी रखा धीरे धीरे भाप बन के उड़ रहा, वाष्पन है। और अच्छा, दूसरी चीज, ये जो छत पे हमारे जो पानी रखा है जो भाप में बदलता है वो कैसे बदलता है? ये हमने एक बर्तन में पानी लिया, पे भर दिया, अब सन की लाइट आई, सूर्य का प्रकाश आया, तो बेटा सन की जब लाइट आएगी ना वो क्या करेगी, सन की लाइट आएगी, सूर्य का प्रकाश आएगा तो इस ऊपर लेयर पे आके टकराएगा। अब सोचो कि एक बर्तन में पानी भरा पड़ा है, सूर्य का प्रकाश आके गिर रहा है, तो सन की जो लाइट है वो लगातार सबसे ऊपर वाली लेयर पर टकरा रही है। तो जो ऊपर वाली लेयर है, जो ऊपर वाली लेयर के मोलिक्यूल है, अणु है पानी के, उन्हें लगातार सन से लाइट मिल रही है। तो क्या करेंगे, लगातार उन्हें एनर्जी मिल रही है, तो उस एनर्जी को लेके एक्साइटेड हो जाएंगे, ज्यादा तेजी से हिलने लगेंगे। तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाली लेयर के मोलिक्यूल्स होते हैं जो उन्हें सूर्य से लगातार एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो सरफेस को छोड़ के भाग जाएंगे, यानी कि उड़ जाएंगे। फिर नीचे वाली जो लेयर है उन्हें लगातार एनर्जी मिलेगी, अभी एक्साइटेड हो जाएंगे, एनर्जी लेके भाग जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा पानी धीरे धीरे करके भाप बन के उड़ जाएगा। तो यानी कि जो वाष्पन की जो घटना है ये बेटा सरफेस पे हो रही होती है। तो इस वाष्पन की घटना को हम कहते हैं कि सुपरफिशियल फिनोमिना है, सतही प्रक्रिया। यानी कि जो सतह का पानी है पहले वो बन के उड़ेगा, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला, और एक टाइम आएगा सारा भाप बन के उड़ जाएगा। तो जो वाष्पन जो है इसे हम कहते हैं सुपरफिशियल फिनोमिना, सुपरफिशियल फिनोमिना। यानी कि सतही प्रक्रिया, यानी कि तरल की सतह पर होती है ये सतही प्रक्रिया। लेकिन बेटा जब पानी उबलता है, आपने घर में देखा होगा, जब पानी उबलता है तो नीचे का पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर का नीचे पानी पूरा पूरा हिल रहा है। इसमें केवल सतह वाला पानी नहीं, पूरा पानी इन्वॉल्व रहता है। इसे हम कहते हैं एक बल्क फिनोमिना है। बल्क में पूरा का पूरा पानी जो है, पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो आपका पिक्चर में रहेगा। इसे हम कहते हैं बल्क फिनोमिना, स्थूल प्रक्रिया। यानी कि सारा का सारा लिक्विड इन्वॉल्व रहेगा, यहां पे केवल सरफेस वाला रहेगा। अब मैं एक बार फिर से दोबारा बता देता हूं कि दो घटनाएं होती हैं। एक होता है कि जब कोई पानी गर्म होते होते उबाल आ जाए, तो उबलते समय अगर पानी भाप में बदल रहा हो उसे हम कह रहे हैं वेपोराइजेशन। ये एक फिक्स तापमान पे होती है। तो उबलते समय पानी का वाष्प में बदलना, उबलते समय तरल का वाष्प बनना वाष्पीकरण कहलाता है। इसमें सारा का सारा लिक्विड इन्वॉल्व होता है, इसे हम कहते हैं बल्क फिनोमिना। यानी पूरे बल्क में पूरा का पूरा लिक्विड इन्वॉल्व होगा। हिंदी में इसका नाम है स्थूल प्रक्रिया। लेकिन बिना उबाल के भी, एक्सेप्ट बॉइलिंग, तो बिना उबले भी जो पानी भाप बन के उड़ता रहता है उसे हम कहते हैं वाष्पन, और ये केवल सरफेस पे होता है, हम कहते हैं सुपरफिशियल फिनोमिना। ठीक, अब ये जो वाष्पीकरण है ये तो एक फिक्स तापमान पे हो रहा है, उबलते समय फिक्स है ये तो, लेकिन ये तो हर एक तापमान पे होता है, एट एनी टेम्परेचर। तो उसमें हमारे पास पढ़ने के लिए कई सारे पॉइंट हैं, वो मैं आपसे 1 बाय 1 पूछने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक आध क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर उसके बाद में
इसे पढ़ने के बहुत सारे पॉइंट हैं, फिर हम उस पर उसका डिस्कशन करेंगे। ये तो भी आगे आएगा। हाँ, कहीं पे चला गया, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा लग रहा है और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ये है, ये करना, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, इसने कहा कि इज ए सुपरफिशियल फिनोमेना, क्या एक सतही घटना है। तो सुपरफिशियल यानी कि सुपरफिशियल, समझ रहे हो। कई बार आपने एक चीज और सुनी होगी, कोई व्यक्ति ऐसा होता है उसे हर सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, हिस्ट्री पता है, पॉलिटी पता है, फिजिक्स भी पता है, मैथ भी पता है, रीजनिंग पता है, पर हम कहते हैं ऐसा नॉलेज तो है पर सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज है, यानी सतही ज्ञान है, केवल ऊपर ऊपर का ज्ञान है। ये हल्का हल्का तो बता देगा हर सब्जेक्ट के बारे में, डीप नॉलेज नहीं है। तो सुपरफिशियल यानी कि सतही। तो सुपरफिशियल फिनोमेना कौन सा इसमें से, केवल इवोपरेशन। देख रहे हो यहां पर लिखा है इवोपरेशन, पर हिंदी में क्या लिख दिया इसने। तो हिंदी वाले बच्चों को पहले इंग्लिश नाम देखना, अगर इवोपरेशन लिखा है यानी कि वो वाष्पन की बात कर रहा है। तो कोई लिक्विड जमता है तो पूरा का पूरा ही जमेगा, सारा का सारा ही, सारा सारा पिघलेगा, उबलने में सारा का इन्वॉल्व रहेगा। इवोपरेशन क्या है, एक वाष्पन जो एक सतही प्रक्रिया है। तो आंसर बनेगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है। दूसरी चीज, अब यहां से क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट होंगे। अब सारी बातें आप बताओगे, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पहला, अगर मैं आपसे कह दूं भाई, पूजा, देवव्रत, आरशी, अंजलि, छोटू कुमार, स्तुति, सबका बिल्कुल ठीक ठीक आंसर आ रहा है, एकदम परफेक्ट, बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर किसी दिन टेम्परेचर, तापमान ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा हो, तो उस दिन जो वाष्पन की दर है, रेट ऑफ इवोपरेशन, पानी का वाष्प बनने की जो दर है, वो स्लो होगी या फास्ट होगी। तो ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही होगी, पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा कि आराम आराम से। आपको कैसे, बड़ा आसान है। तो अगर रेट ऑफ, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ इवोपरेशन, वाष्पन की दर बढ़ेगी, पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा। तो सर्दियों में पानी हो सकता है कि 10 दिन में भी भाप बन के ना उड़ पाए, और गर्मियों में हो सकता है कि 2 दिन के अंदर ही भाप बन के उड़ जाए। तो तापमान के बढ़ने पर वाष्पन की दर बढ़ती है, इंक्रीज करेगी। ये आसान था, इस हमने आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं किया। अब आएंगे सेकंड पॉइंट पे, और आप 2 जरूर लिखेंगे, ताकि मैं 3-4 पॉइंट पूछूंगा तो मुझे पता चले कि आप इसका किसका आंसर फास्ट बता रहे हैं, किसका स्लो। पहले आप 2 लिखेंगे अगले क्वेश्चन पे आने से पहले। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे पास में 1 लीटर पानी इस वाली बोतल में है, 1 लीटर पानी इस वाली बोतल में है, ये पानी मैंने एक गिलास में डाल दिया, 1 लीटर पानी, और ये पानी डाल दिया मैंने एक थाली में, बड़ी सी थाली में, और दोनों को छत पे छोड़ दिया। तो पहले कौन से बर्तन का पानी भाप बन के उड़ेगा, जो गिलास में है 1 लीटर पानी वो, कि जो थाली में 1 लीटर पानी वो, या दोनों एक साथ। कीर्ति, चित्रंजन, गजल, मिथुन राज, अभिमन्यु कुमार, योगेश, गजेंद्र प्रताप सिंह, रवि रंजन कुमार, करते रहो भाई। 1-1 लीटर पानी है दोनों जगह, 1 लीटर पानी डाला एक गहरे गिलास में, 1 लीटर पानी डाला थाली में, तो कौन सा पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा। प्रभुनारायण प्रसाद, खुशी यादव का बिल्कुल ठीक आंसर आया। मनीषा, रुद्रांश, एस यादव, टीना, ओम वर्मा, आदित्य, यश, तोशिबा, पूजा, बहुत बढ़िया। देखो थाली वाला पानी, भाई आप खुद सोचो, ये 1 लीटर पानी इस गहरे से गिलास में भरा हुआ है, और वही 1 लीटर पानी थाली में भरा हुआ है। तो बेटा पानी कौन सा भाप बन के उड़ेगा। तो वाष्पन जो एक सुपरफिशियल फिनोमिना है, सतही प्रक्रिया। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये वाली सरफेस की लेयर भाप बन के उड़ेगी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। तो 1 लीटर पानी अगर आप गिलास में डालेंगे, बहुत सारी लेयर बन जाएंगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन वही 1 लीटर पानी अगर आप थाली में डालेंगे, तो ऊपर की लेयर भाप बन के उड़ी, फिर नीचे वाली फटाक से काम हो जाएगा। भाई जब 1 लीटर पानी बड़ी सी थाली में फैलाओगे, तो 1 लीटर में कम लेयर बनेंगी, तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया होगा, तो सारा सरफेस एरिया ऊपर वाला भाप बन के उड़ेगा, फिर उसके नीचे वाला बहुत जल्दी काम हो जाएगा। यानी कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा हो, तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होती है, फास्ट, पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है।
ठीक है। तीसरा, अब पॉइंट लिखेंगे 3। अगर मैं आपसे कहूंगा अगर किस दिन हवाएं बहुत तेज चल रही हो, हाँ, ओशन का भी ऑपरेशन होता है, नदियों का भी होता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में अगर आपके घर के आसपास कहीं पे कोई तालाब हो, कोई झील हो, तो सूख जाती है ना, वो पानी का लेवल कम हो जाता है। मतलब कहीं पे जोड़ वोड़ है आपके घर के आसपास, पोखर है, तालाब है, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि वाष्पन की तरफ फास्ट होती है, तो पानी तेजी से भाप बन के उड़ता है, तो पानी का लेवल कम हो जाता है। तो समुद्र का जो पानी भाप बन के उड़ता है, तभी तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर पहुंच जाता है ऊपर, तो बादल जब भारी हो जाते हैं, बहुत मॉइस्चर हो जाता है, बारिश कर देते हैं, तो बारिश तभी तो होती है। अच्छा, अब यहां पे देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस दिन हवाएं बहुत तेज चल रही हो, जिस दिन आंधी तूफान चल रहा हो, हवाओं की स्पीड बहुत ज्यादा हो, उस दिन पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा धीरे, उस दिन वाष्पन की दर बढ़ेगी या स्लो होगी? स्पीड ऑफ एयर, हवाओं के तेज चलने से वाष्पन की दर पे क्या फर्क पड़ेगा? नजीम खान कहने सरफेस इज मोर द रेट ऑफ वाइब्रेशन विल बी इंक्रीज। ओके। सोनू, धनंजय, लता उपाध्याय, रूही कोहली, अर्चना शर्मा, सुमित रनवा, तन्वी, सनी कुमार, करते रहो। देखो बेटा, अगर हवाएं बहुत तेज चल रही हो, स्पीड ऑफ एयर, अगर हवाएं बहुत तेज चल रही होंगी ना, तो आप डे लाइफ से सोचो, अगर हवाएं बहुत तेज चल रही होंगी तो पानी बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा। भाई जिस दिन हवाएं तेज चलती हैं, आपकी मम्मी कहती है बेटा कपड़े सूख रहे हैं छत पे, उतार के ले आओ, सूख गए होंगे। आप कहोगे मम्मी तो 2 घंटे ही हुए हैं। मम्मी कहेंगे हवाएं देख रहा कितनी तेज चल रही है। जब हवाएं तेज चल रही है तो बहुत जल्दी कपड़े सूखते हैं। अगर हवाएं बहुत तेज तेज चल रही हो ना, आपकी बॉडी में पसीना दिखेगा नहीं, क्योंकि पसीना भाप बन बन के उड़ता रहता है, आपकी बॉडी पसीना दिखेगा ही नहीं। जिस दिन पसीना आपको देखो ज्यादा कब दिखेगा, जब आप कहते हो भाई साहब आज तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल रहा, हवा भी नहीं चल रही, अब आप छत पे अपने खाट के ऊपर बैठे हुए हैं और पसीने पूरे शरीर पर चिपचिप लगेंगे, टी शर्ट गीली लगेगी। जो अगर हवाएं बहुत तेज तेज चल रही हो, धीरे धीरे हवाएं चलने लगे, तो बड़ा सुकून सा मिलता है। पता है क्या होता है जब हवाएं तेज चलती हैं? अब मेरी बॉडी पर जो पसीना है, अभी पसीना जो है इसे भाप बन के उड़ना है, तो पसीना है पानी, इसे अगर भाप बन के उड़ना है तो इसे अपनी स्टेट अवस्था बदलनी पड़ेगी, और अवस्था बदलने के लिए चाहिए होती है लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। तो मेरी बॉडी पे जो पसीना है ना, जब भाप बन के उड़ता है ना, तो मेरी बॉडी से गर्मी खींच के भाप बनता है ये। तो इसलिए जब आपको पसीना जल्दी भाप बन के आपको उड़ता है ना, तो आपको बहुत ठंडा ठंडा सा क्यों लगता है? अगर आप कभी क्रिकेट खेल के आए, बाहर से कबड्डी कुश्ती खेल के आए, बहुत पसीना आपकी बॉडी पे है, अगर आप चलते हो पंखे के नीचे खड़े हो जाओ, तो आपको ज्यादा ठंडा ठंडा सा लगेगा उस व्यक्ति के मुकाबले जो पहले से ही बैठा हुआ है। क्यों? अगर आपकी बॉडी में बहुत सारा पसीना है, तो हवाएं तेज चल रही होंगी, पंखा चल रहा है, तो सारा पसीना तेजी से भाप बन के उड़ना चाहेगा, तेजी से भाप बन के उड़ना चाहेगा, पसीना बॉडी से गर्मी खींचेगा, भाप बन के उड़ जाएगा, तो शरीर से गर्मी बहुत सारी निकलेगी, तो इसलिए आपको ठंडक लगती है। इसलिए हमारे घर वाले मना करते हैं जब हम बाहर से आते हैं पसीनों में, कि एकदम पंखे कूलर के नीचे नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारा पसीना है, सारा पसीना एक साथ भाप बन के उड़ेगा तो शरीर से बहुत गर्मी खींचेगा, तो एकदम बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, तो बीमार हो सकते हो। घर वाले कहते हैं भैया पहले टॉवल से पसीना वसीना पूछ ले, 10-5 मिनट बैठ जा, पानी वानी पी ले, उसके बाद जाना, ठीक है। तो अगर हवाएं बहुत तेज चल रही हो तो उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, हवाएं बहुत तेज चल रही हो पसीना जल्दी जल्दी सूखता है। इसके अलावा अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, डे नाइट जब मैच होता है ना, तो कई बार वो बोलते हैं कि भाई इस ग्राउंड पे बहुत ड्यू, बहुत ओस आती है, तो यहाँ पे हर एक टीम कोशिश करती है कि वो पहले बॉलिंग कर ले। भाई अगर मान लो उसने सेकंड इनिंग में बॉलिंग की, तो दिक्कत क्या आएगी सेकंड इनिंग में, कि ओस आ गई, ड्यू आ गई, तो जब बॉल जैसे घास में जाएगी तो गीली हो जाएगी, तो गीली बॉल जो है ना, उसकी ग्रिप अच्छे से बनती नहीं है, ना वो स्पिन करती, ना वो स्विंग करती, तो बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन कई बार कमेंटेटर क्या बोलते हैं कि आज हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, आज ड्यू फैक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि जब हवाएं तेज चलेंगी, पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा, तो उस दिन ओस का प्रभाव दिखेगा ही नहीं। तो हवाओं के तेज चलने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाती है, वाष्पन की दर बढ़ती है, तो उस दिन ओस नहीं रुकेगी घास के ऊपर, आपकी बॉडी पर पसीना नहीं रुकेगा, कपड़ों में भी पसीना नहीं रुकेगा, तो कपड़ों में पानी नहीं रुकेगा, तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। यानी कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो भी पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है, हवाएं तेज चल रही हो तो भी पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है, और तीसरा मैंने क्या बताया, सरफेस एरिया ज्यादा हो तो भी जल्दी भाप बन के उड़ता है, ठीक है। तीसरा, अगर मैं कहूं बेटा किस दिन अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो, आर्द्रता बहुत ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी समझ रहे हो कि वातावरण में नमी बहुत ज्यादा हो, मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो, अगर हवाओं में नमी बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो आपको बताना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कभी ऐसा हो कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, वातावरण के अंदर नमी बहुत ज्यादा है,
तो उस दिन पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा धीरे, उस दिन रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगी स्लो होगी, ये बताओ सोच के। एस यादव का ठीक है, शिवानी का सही है, नितिन यादव जल्दी हो जाएगी, बता देंगे जून के एंड तक बुक अवेलेबल हो जाएगी, जून के एंड तक भी काम चल रहा है बुक के ऊपर, इतना जल्दी नहीं होती भाई, टाइम लगता है इनमें। मुदस्सिर, यशनदीप, आशीष, वरुण, शीला, ओम, खुशी। देखो बेटा, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, नमी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि अगर वातावरण में नमी ज्यादा हो तो वाष्पन की दर बेटा स्लो होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी स्लो। पहले आप ये समझो कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है। देखो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जैसे कि जुलाई अगस्त के महीने में होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा का मतलब है कि वातावरण में पहले से बहुत ज्यादा नमी है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है। तो उस दिन पता क्या होगा, जब जुलाई अगस्त का महीना आता है ना, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नमी होती है हवाओं में, कपड़े 4-4 दिन तक नहीं सूखते। पता क्यों? क्योंकि जो कपड़ों के अंदर नमी है वो जब भाप में बदलना चाहती है ना, तो आसपास का वातावरण कहता भाई साहब यहां तो पहले से बहुत नमी है, बहुत मॉइस्चर है, आप जहां पर है वहीं के वहीं रहो, अब हम और ज्यादा नमी लेने के इच्छुक नहीं है। आप देखना जुलाई अगस्त के महीने में अगर आप केवल पैदल चलो ना, थोड़ा सा पैदल चलो, पूरी टी शर्ट भीग जाती है, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, नमी वातावरण में ज्यादा है, तो होगा क्या कि आपके जो शरीर पर जो पसीना वो जल्दी भाप बन के नहीं उड़ेगा। तो होता क्या है, जैसे आप ह्यूमिडिटी से समझो कि जहां पर मैं खड़ा हूं ना, तो मेरे आसपास जो एटमोस्फेयर है, जो वातावरण है, मान लो कि इसकी नमी को, मॉइस्चर को सोखने की जो औकात है वो मान लो कि 100 लीटर है, कि मेरे आसपास की जो हवाएं हैं मान लो कि वो 100 लीटर पानी पी सकती हैं, 100 लीटर मॉइस्चर को सोख सकती हैं। तो इनकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मान लो कि 100 लीटर की। अगर इस एटमोस्फेयर में 80 लीटर तक की नमी पहले से ही हो, यानी कि इनकी औकात 100 लीटर पानी पीने की है और इसमें 80 लीटर पानी पहले से ही हो, तो हम कहेंगे आज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आज सापेक्ष आर्द्रता 80% है, यानी जितनी औकात थी उसका 80% तो मॉइस्चर पहले से ही है। अगर मैं कह दूं कि आज ह्यूमिडिटी 96% है, यानी बहुत ज्यादा संभावना है कि बारिश हो ही जाएगी, भाई आसपास की जो हवाएं हैं 100 लीटर पानी पीने की औकात है, 96 लीटर पानी आ चुका है, तो तुरंत वो पानी को उड़ेल देंगी, वापस फेंक देंगी। अगर मौसम में नमी पहले से बहुत ज्यादा हो, जितनी उनकी औकात है उस औकात के हिसाब से बहुत ज्यादा नमी अगर पहले से वातावरण में है, तो और ज्यादा नमी लेने की इच्छुक नहीं होती, तो जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो उस दिन वाष्पन की दर स्लो होगी। इसलिए ह्यूमिड मौसम में, जुलाई अगस्त के मौसम में कपड़े कई कई दिन तक नहीं सूखते हैं। फिर आपकी मम्मी क्या करती है, आपके पास मान लो एक ही जोड़ी कोई ढंग के कपड़े हैं और आपको किसी शादी में जाना है, आपने मम्मी उस शादी में जाना बहुत जरूरी है, अब कपड़े एक ही जोड़ी हैं, पता चला वो भी स्कूल की ड्रेस है, मम्मी कहेंगी कोई बात नहीं मैं कपड़े धो तो देती हूं पर सुबह तक सूख नहीं पाएंगे, चलो एक काम करते हैं, आपके मम्मी कपड़े धुल देंगी और उसे कमरे में डाल देंगी और तेज पंखा चला देंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हवाएं तेज चलती हैं उससे तो वाष्पन की दर थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जब बरसात के मौसम में मम्मी आपको फुल स्पीड पंखा क्यों चलाती हैं, अगर कपड़े सुखाने उन्हें, ताकि थोड़ा सा तो वाष्पन की दर बढ़े, थोड़ा तो पुश मिले। तो एक तो ये काम करेंगी, दूसरा क्या करेंगी कि जो हल्का सा मॉइस्चर रह जाएगा फिर क्या करेंगे, सुबह प्रेस कर देंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से गर्मी मिलेगी तो भी वाष्पन की दर बढ़ जाती है। तो ये तरीका अपनाने पड़ता है आपकी मम्मी को। लेकिन अगर मौसम में गर्मी पहले से ही हो, हवाएं भी बढ़िया चल रही हो, फिर तो 2-3 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैंने क्या क्या बताया, ये सारे फैक्टर याद रखना। टेम्परेचर बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ती है, पानी अधिक सरफेस एरिया फैला हुआ तो भी जल्दी पानी भाप बन के उड़ेगा, हवाएं तेज चलने पे भी बढ़ती है, केवल मैंने एक लिखवाया कि ह्यूमिडिटी बढ़ने पे घटती है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप करो ताकि हमें पता चले कि आपको कितनी बात समझ में आई। देखते कौन धुरंधर करेगा इसे। यहां पे RH का मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। सिमरन कह रही है थाली वाले का, यानी कि लाइव क्लास में बहुत पीछे चल रही हैं ये। सुजीत कुमार, दिलकुश कुमार, सर ये बातें मम्मी को नहीं पता होंगी, मम्मी को सब पता है भाई, मम्मी सर्वज्ञानी है, वो अपने एक्सपीरियंस से सीख चुकी हैं,
उन्हें तुम्हारी तरह क्लास लेने की जरूरत नहीं इन बातों के लिए कि कपड़े जल्दी कब सूखेंगे। देखो ये कह रहा है कि किस शर्त में कपड़े जल्दी सूखेंगे। भाई कपड़े जल्दी सुखाने हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए ताकि जल्दी पानी भाप बन के उड़े, और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए कम से कम। तो ह्यूमिडिटी कम से कम किस ऑप्शन में है, यहाँ पे, और टेम्परेचर ज्यादा, डी ऑप्शन सही है इसका। टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, यानी 20 वाले ऑप्शन तो बाहर हो गए, और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए कम से कम, तो आंसर बनेगा डी ऑप्शन। तो कपड़े जल्दी सुखाने के लिए देखो एक आध धुरंधर ए ऑप्शन बता रहा है, बेटा अगर ह्यूमिडिटी 100% होगी ना कपड़े कभी नहीं सूखेंगे। ह्यूमिडिटी 100% समझ रहा है तू? अगर आसपास की हवाओं की 100 लीटर पानी पीने की औकात है तो उनके अंदर 100 लीटर मॉइस्चर पहले से अवेलेबल है। अब वो हल्का सा भी नहीं ले सकते, वो कपड़े पूरी जिंदगी नहीं सूख पाएंगे 100% ह्यूमिडिटी में। कपड़े जल्दी सुखाने हैं, गर्मी ज्यादा से ज्यादा हो, टेम्परेचर हो ज्यादा, और ह्यूमिडिटी हो कम से कम। बताओ इतनी कहानी सुनाई, ये आंसर बता रहा है इसका। ये करना। तोशिबा, आकृति, विनय, अभिमन्यु, राजन, आशीष, ऋषभ, मोहम्मद, मुदस्सिर रजा, अर्शी अंसारी, अन्य पाठक, अन्य पाठक, तोशिबा, गजल करते रहो भाई। ऋषभ ये कह रहा है कि तेज हवा की रात में ओस इसलिए नहीं बनती बेटा, जब हवाएं तेज चलती हैं तो ओस क्यों नहीं बनेगी, कि जब तेज हवाएं तेज चलती है तो पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है, तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाती है, फास्ट, तो वाष्पन की तरफ फास्ट हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। आरएच का मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, बाकी कल की क्लास में मिलेंगे। कल की क्लास में फिर और ऐसे थ्योरेटिकल कुछ बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे हम क्लास में। ठीक है, तो यहां तक किसी का कोई डाउट हो जो रोज क्लास में आ रहा है लाइव, और आज भी बिल्कुल शुरू से क्लास में आया था, केवल वही बच्चा डाउट पूछे। बाकी टाइम खराब ना करें बिल्कुल भी, ना अपना ना हमारा। तब तक मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूं जो आपको पीएनजी में देने हैं। हम्म, सर मेरा कमेंट आज नहीं पढ़ रहे हैं, ओम वर्मा कह रहे हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है नो डाउट, मनीषा डाउट की स्पेलिंग सही लिखो। साहिल आलम कह रहे हैं कुछ, हिमांशु कह रहे हैं सर लोअर एसएससी में पावर किसका ज्यादा है। या टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हम, ठीक है, यूट्यूब कर लेना पता चल जाएगा किसका पावर ज्यादा है। ओके चलो, आरएच का फुल फॉर्म बताया तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आरएच का फुल फॉर्म था रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, चलो आज इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।